गुड इव्हनिंग सर. इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग सर. आकाश आता कोणाला ऍड करू नको झाला. हो हो. ठीक है. जस्ट हम एक रिव्यू लेंगे. माय स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. It's visible. Just tell me, what is the full form of AWS? Amazon Web Service. Amazon Web Service. The next one, Amazon Web Service. what are the types of services? It's a platform as service. It's SaaS, AaaS, PaaS. platform as service. Software as a service. Correct. The next one, types of cloud. It's private cloud, hybrid cloud. Private cloud, public and hybrid. Hybrid cloud. Private, public, or hybrid. Public and hybrid. Multiple. Okay. There are three types of cloud: private cloud, public cloud, and hybrid cloud. Multi-cloud, it's a services we are using the company. Then next one, there are three types of services: as infrastructure services, software service, and platform services. In short, features of AWS is scalable, elastic, high availability, pay-as-you-go, per-hour billing, low latency, on-demand service, and manage unexpected peak. These are the short features of AWS. Already, we are sharing PPT, so you dare see it and discuss it. The next one, AWS, it's a very more than services is available. So first of all, first service of AWS is Elastic Cloud Compute. So we are starting now. So first service is ये Elastic Cloud Compute. This is the first service of AWS. ऐसा बोल नहीं सकते first service, but we are learning of first service of Elastic Cloud Compute. Then next one, short form of Elastic Cloud Compute is EC2. Capital E. Capital E, C, and 2 means Elastic Compute Cloud. This is the full form of EC2 of AWS service. Introduction. जैसे कि AWS की EC2 ये सर्विस है, ये हम क्यों यूज करना है हमें? आपको मैंने बहुत बार बोला होगा कि फिजिकली मुझे लैपटॉप परचेस करना है या फिर पीसी परचेस करना है, इंस्टेड ऑफ ये फिजिकली परचेस करने से अच्छा मुझे ऑनलाइन. हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिजिकली परचेस करने से अच्छा मुझे ऑनलाइन उसे परचेस करना है. मतलब वो फिजिकल मशीन है, वो वर्चुअल मशीन बन जाएगा. तो वो मशीन को बनाने के लिए मुझे स्टोरेज लगेगा, कैपेसिटी लगेगा, रैम लगेगा, उसका स्पीड लगेगा, उसका वॉल्यूम लगेगा, मतलब स्टोरेज. प्रोसेसर कौन सा लेना है ये लगेगा, ओएस कौन सा यूज करना है ये लगेगा. ये सब कुछ मुझे चीजें लगेंगी वो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए. और ये सारी चीजें EC2 प्रोवाइड करता है, जो कि ये AWS का एक फीचर है. अभी आपको समझा EC2 क्या करता है? EC2 वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थिंग्स है वो सारी रिक्वायरमेंट थिंग्स को प्रोवाइड करता है. इसलिए उसको इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड बोलते हैं. कंप्यूट क्लाउड मतलब क्या? क्लाउड में वो कंप्यूटिंग सर्विसेज के सारी इंग्रेडिएंट्स हो या फिर चीजें वो प्रोवाइड करता है. जैसे मैंने आपको बोला रैम हुआ. रैम आपको सबको पता है ना, रैम क्या होता है? Yes, sir. Read only memory. रीड ओनली मेमोरी. करेक्ट. जो आपके मोबाइल का भी, आप लोग मोबाइल परचेस करने जाते फिर भी आप देखते ना, मेरा ये मोबाइल का रैम कितना है, ये मोबाइल का हार्ड डिस्क कितना है, 120 GB हार्ड डिस्क है, इतने हार्ड डिस्क है, कैमरा कितना है, प्रोसेसर कौन सा है, एंड्रॉइड मोबाइल है, मैक मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल कौन सा मोबाइल है, ओएस कौन सा, ये सब लोग हम लोग देखते हैं. तो ये सारी जो चीजें हैं ये EC2 क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्लाउड में वो वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए. ये समझा आपको मीनिंग? EC2 का मीनिंग क्या है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड मतलब क्या? सर एक बार रिपीट कर देना. इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड मतलब क्या? एक वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए जितने भी प्रोवाइड या फिर रिक्वायर्ड थिंग्स है
वो सारे थिंग्स को वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि रैम, स्टोरेज, कैपेसिटी, प्रोसेसर, ओएस, वॉल्यूम्स, ये सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए कौन प्रोवाइड करता है? EC2 प्रोवाइड करता है। जैसे Amazon EC2 is a service. Amazon EC2 is a service that provides reusable compute capacity in the cloud. तो EC2 क्या कर रहा है? ये compute capacity reusable करके वो प्रोवाइड। अभी reusable मतलब क्या? जैसे कि आपको एक वर्चुअल मशीन बनाने है, आपने जो थिंग्स है वो रिक्वायर्ड कर ली, अलॉकेट कर ली, यूज किया मशीन को, बाद में अपने वो मशीन को टर्मिनेट कर दिया। वो टर्मिनेट करने के बाद वो चीजें फिर से बाकी लोगों के लिए ओपन टू ऑल हो। समझे क्या? वो चीजें आपने मशीन टर्मिनेट करने के बाद जो आपने यूज किया था, वो सारी मशीन, वो सारी रिक्वायर्ड थिंग्स बाकी लोगों के लिए भी अवेलेबल हो गई। इसलिए उसको बोलते हैं कि Amazon EC2 is a service that provide reusable compute capacity in the cloud. एक बार यूज करने के बाद वो खराब हो गई या फिर बाद में उसको यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। एक बार वो यूजर ने डिस्कनेक्ट या फिर टर्मिनेट करने के बाद वो सर्विसेज बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं। ये समझा? अभी EC2 के बारे में अभी हमें वो प्रैक्टिकल करना है स्टार्ट। हम परसों से या फिर मंडे से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर आप बोलेंगे सर हमें पे करना पड़ता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो लेवल के हम लोग प्रैक्टिकल जैसे कंपनी में होते हैं वो लेवल का कॉन्फ़िगरेशन, वो लेवल का स्टोरेज वैसा हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। जो हम प्रैक्टिकल के जो लेवल के प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं उसके लिए T2.micro ये इंस्टेंस हमारा काफी है। तो ये होता क्या है T2.micro? कौन सा टूल बोले सर आप? T2.micro। 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 E2 या C2 सर? यहाँ पे लिखा देखो, लिखा हुआ है ना। दिख रहा है ना? T2.micro। ठीक है। जैसे कि अब ये T2.micro, T3.micro ये होता क्या है? अभी वर्चुअल मशीन आपको सबको समझा वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है? ये समझा आपको? ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी वर्चुअल मशीन को हम लोग AWS DevOps लैंग्वेज में वर्चुअल मशीन को हम लोग AWS DevOps की लैंग्वेज में इंस्टेंस बोलते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं इंस्टेंस बोलूंगा तब कोई मुझे पूछो मत कि सर इंस्टेंस क्या होता है, क्योंकि इंस्टेंस इज नथिंग बट एज अ वर्चुअल मशीन। समझा? ये वर्चुअल मशीन को हम लोग आगे से टुडे ऑनवर्ड्स वी विल कॉल द इंस्टेंस। ओके। अभी इंस्टेंस को बनाने के लिए AWS ने ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टेंस के टाइप बना चुके हैं। वो खाली हम लोग क्या करने हैं, वो सिलेक्ट करने हैं। अभी आप बोलोगे EC2 अगर ये रैम वाम सब कुछ प्रोवाइड करता है तो बनाते कैसे फिर, है ना? ऐसा आपको दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। तो अगर वो कैपेसिटी, वो चूजेबल कैपेसिटी दे रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक टेम्पलेट बना के रखा है कि भाई T2.micro में रैम इतना ही रहेगा, इतने कैपेसिटी रहेगा, इतना प्रोसेसर रहेगा। T3.micro में रैम इतना बढ़ेगा, स्टोरेज इतना बढ़ेगा, प्रोसेसर इतना रहेगा। T3A.large में रैम इतना 16 GB रैम रहेगा, स्टोरेज 30 GB रहेगा और उससे ज्यादा प्रोसेसर रहेगा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अभी आप बोलोगे सर अगर वो बोल रहा है कि आपको जो चाहिए आप वो लो और कस्टमाइज करो, अपने पीसी बनाओ, तो फिर Amazon वालों ने ऐसे टाइप्स क्यों बनाए? तो आखिर तो यही हुआ ना कि हम लोग को जो इंस्टेंस है वही हमको लेना पड़ेगा। करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है कि अगर रैम इतना है तो प्रोसेसर इतना चाहिए और उसके लिए हमें हार्ड डिस्क इतना लगेगा। ये रेशो होता है। हम रैम 2 GB और प्रोसेसर इतना हाईएस्ट एडवांस प्रोसेसर और हार्ड डिस्क में ना 600 GB 300 GB हार्ड डिस्क हम अगर यूज करने लगे तो आपका मशीन कभी भी हैंग हो सकता है। तो बेसिस ऑन प्रोसेसर, ये आपका प्रोसेसर है तो आपको हार्ड डिस्क अब इतने लोगे, मैक्सिमम इतना ले सकते हो, रैम इतना ले सकते हो और स्टोरेज इतना ले सकते हो। ये प्रोसेसर का जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल हर एक कस्टमर नहीं कर सकता।
वो अपने मन से कुछ भी ले सकता है, और आपका उनका भी लॉस होगा, AWS का सर्विस भी हैंग आउट होगा, और आपका इंस्टेंस भी नहीं चलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत से टाइप के इंस्टेंस बना के रखे हैं, जैसे कि T2.micro ये सबसे स्मॉलेस्ट इंस्टेंस है। T2.micro ये सबसे स्मॉलेस्ट इंस्टेंस है, इसीलिए ये इंस्टेंस फ्री होता है। इसीलिए T2.micro ये इंस्टेंस फ्री होता है। अभी फ्री होता है मतलब क्या, तो जब आप लोग AWS की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां से लेकर आगे के पूरे 1 साल होने तक, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो, AWS के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, वहां से लेकर अगले पूरे 1 साल तक आपको AWS के कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसमें से अगर हम फर्स्ट सर्विस देखेंगे EC2, तो उसमें से T2.micro ये इंस्टेंस आपको 12 मंथ फ्री होता है, 12 मंथ फ्री, 1 साल फ्री। अभी उसका क्राइटेरिया क्या है, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, 12 मंथ 1 साल फ्री है, लेकिन वो 750 घंटे पर मंथ मिलेगा। जैसे कि 750 घंटे ये मंथ, 750 घंटे नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ 750, ऐसे हर एक मंथ को आपको 750 घंटे फ्री मिलेंगे। अगर 750 से ज्यादा आपने 800 घंटे यूज किए, तो 50 घंटे का जो भी कॉस्ट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर मैं ऐसा करता हूँ कि 3 इंस्टेंस बनाता हूँ और 2 घंटे चलाता हूँ, तो आपका टोटल टाइम 6 घंटे हुआ। आपने भले ही 3 इंस्टेंस बनाए, एक इंस्टेंस आपने 2 घंटे ही यूज किए, तो आप 750 में से 2 घंटे यूज नहीं, आपने 6 घंटे यूज किए, क्योंकि आपने 3 इंस्टेंस 2 घंटे के लिए स्टार्ट रखे। ये आपको समझा, ये Yes, sir. समझा? Yes, sir. 750 hours per month is free if you created 3 instances for next 2 or 3 hours, so you automatically deduct 9 hours of 3 instances. Then next one, इसमें आप T2.micro में विंडोज में भी बना सकते हो, या फिर लिनक्स, रेड हैट, इसमें भी बना सकते हो आप लोग। Then next one, इसके लिए आपको 30 GB वॉल्यूम पर मंथ आपको फ्री मिलती है, 30 GB। ये मैं डीप में ले रहा हूँ या फिर स्लो रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं AWS का पब्लिसिटी कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा इंस्टेंस फ्री है, कितने घंटे के लिए है। if in case I want to launch 10 instance for 5 years, so how many hours will deducted out of the 750? ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू पूछते हैं, तो आपको पता होने चाहिए कंपनी में कौन सा इंस्टेंस यूज कर रहे हो। आप एक्सपीरियंस बताने वाले हो 3-3.5 साल का, तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सा इंस्टेंस यूज कर रहे हो, वो इंस्टेंस क्यों यूज करना है, उसका रैम कितना है, ये आपको पता होना। सभी इंस्टेंस के पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो इंस्टेंस फ्री है और जो आप कंपनी में यूज करो, जैसे कि अभी आप बता सकते हो T3.large हम लोग कंपनी में यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। वो एक ही रट्टा मार के देखो, उसका रैम कितना है वो देखो, वो देख लो, वो बताना वो काफी है। और बोले कि आपने यही इंस्टेंस क्यों यूज किया, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट दिस इंस्टेंस फुलफिल फॉर माय क्राइटेरिया एंड एज पर माय टीम मेंबर्स विल डिस्कस टू अलोकेट दिस इंस्टेंस, सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस इंस्टेंस। ऐसा आप आंसर बोल सकते हो, जो कि मेरा क्लाइंट का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया में ये इंस्टेंस फुलफिल हो रहा है, इसलिए मैं इंस्टेंस ले रहा हूं। और चूजिंग का काम टीम में डिस्कस होने के बाद ही लिया है, तो एज पर टीम डिस्कशन आई विल चूज दिस इंस्टेंस, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि कंपनी पूछेगी आपने करंट एक्सपीरियंस में आपने यही इंस्टेंस क्यों यूज किया, व्हाट इज द रीजन टू व्हाई यू आर यूजिंग दिस इंस्टेंस ओनली, तो तब आप लोग ये आंसर बता सकते हो। आई थिंक मेरे साइड से ये पूरा क्लियर हो गया है। एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर ये 750 आवर्स लिनक्स के लिए अलग और विंडोज के लिए अलग है या दोनों मिला के है? कॉमन मैं बोला ना, आप 10 इंस्टेंस यूज करो, 2 करो, 1 करो, 100 इंस्टेंस यूज करो, 200 इंस्टेंस यूज करो,
आप जैसे जितना कि मैंने 2 घंटा विंडोज का इंस्टेंस यूज किया और 2 घंटा लिनक्स पे किया तो 4 घंटा 4 घंटे तो आपके 750। कट हो गए 4 घंटे। ओके ओके एंड ये RHEL और SLES क्या है? रेड हैट का इंस्टेंस है। और यानी रेड हैट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चूज करनी है वो हम सिलेक्शन देते हैं वो लोग वहां पे, तब हम आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उबंटू और लिनक्स यूज करते हैं कंपनी लेवल में। तो अब ये ध्यान में रखिए, आप ये विंडोज यूज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा मत बोलिए कहाँ पे भी प्लीज। कंपनी में विंडोज विंडोज यूज नहीं करता है, अब करता भी होगा तो फॉर रेयर केस में करता होगा। मैक्सिमम लिनक्स उबंटू यही यूज करते हैं, तो आप वो बोल सकते हो। एंड सर ये सर 30 GB वॉल्यूम यहाँ पे लिखा है इंस्टेंस डिपेंडेंट ऑन रीजन, हाँ, तो डिपेंडेंट ऑन रीजन व्हाट आर दोस कंडीशंस? इंस्टेंस रीजन पे ऊपर डिपेंड रहेगा ना, आप कौन से हाँ आप, मतलब हाँ हाँ बोलिए। सपोज डिपेंडेंट ऑन रीजन, अपन इंडिया से है तो ऑब्वियसली अपन मुंबई का रीजन सिलेक्ट करेंगे। हाँ हाँ, तो मुंबई के रीजन में ऐसा है क्या कि मुंबई में ऐसे T3 ही रहेगा और T2 ही रहेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो क्राइटेरिया भी बहुत सारा, उसमें क्राइटेरिया बहुत, मैं आपको दिखाता हूँ मैं बाद में कैसे वो क्राइटेरिया होता है। वो उस पे क्राइटेरिया भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। ओके अभी हम लोग प्रैक्टिस ओहायो में करेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मुंबई में कराएं। कुछ हम प्रैक्टिस मुंबई में करेंगे, कुछ ओहायो में करेंगे, कुछ फनपुर में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके तो मतलब सर हर रीजन का अलग अलग डिपेंडेंसी है ऐसा? डिपेंडेंसी होता है, यस। और सर वो जो ऐसे 30 GB से- वॉल्यूम क्या था? हाँ वो वॉल्यूम का क्या था, मतलब स्टोरेज वॉल्यूम 30 GB फ्री मिलता है ना, मतलब किस चीज में 30 हम GB अपलोड कर सकते हैं? 30 GB हार्ड डिस्क साइज है आपका। मोबाइल का साइज ओके कितना होता है? ओके हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज। वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम ध्यान में रखो, वॉल्यूम मतलब क्या? स्टोरेज। अभी आप लोग यहाँ से वॉल्यूम जो भी बोलोगे मैं वॉल्यूम, तो आप ध्यान में रखना कि स्टोरेज बोल रहा हूँ करके, ठीक है। अभी जैसे कि आपका पेन ड्राइव है वो वॉल्यूम है, इट इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूम। पेन ड्राइव है, सीडी है, इट इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। सर आवाज ब्रेक हो रहा है, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? तो डिस्कनेक्ट करते हैं। नहीं सर, नहीं सर, सर SLES सर किसका? रीजन वाइज फ्री इंस्टेंसेस चेंज होता है क्या? नहीं 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 नहीं, सभी के लिए अलग सेम ही है, चेंज नहीं होते। सर रीयूजेबल कैपेसिटी एक बार बताइए ना। रीयूजेबल कैपेसिटी, अभी बताइए कि आपने अभी आज एक इंस्टेंस क्रिएट किया, वो आपने उसका T2 लिया, वो ये सर्विस लिया आपने, ठीक है, ये इंस्टेंस आपने अलोकेट किया, आपने इंस्टेंस यूज किया और आपने वो इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया, मतलब आपका काम हो गया, आपने वो टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। वो टर्मिनेट होने के बाद वो T2 वो फिर से कोई भी अदर यूज कर सकता है ना? क्या किया आपने यूज किया मतलब फिर से यूज नहीं करेगा? वो कर सकते हैं ना, रीयूजेबल कर सकते हैं ना। तो वैसे रीयूजेबल कैपेसिटी यानी सर ओला क्या, आप ओला यानी सर जैसे पहले इंटरनेट कैफे रहते थे, क्या क्या यानी सर जैसे पहले इंटरनेट कैफे रहते थे ना, हम वहां पे जाके पर आवर बेसिस पे हाँ हम पे वैसे करते थे। करेक्ट करेक्ट। ओके सर। SLES कौन सा OS है सर? हाँ SLES कौन सा OS है? किधर SLS? जैसे रेड हैट है रेड उसमें हैट और SLS 750 आप नहीं अलग, SLES इज व्हाट? नहीं मुझे आइडिया नहीं उसका। सर इसमें T2 का मीनिंग क्या है? किसका किसका? T2 माइक्रो है ना, उसमें हाँ, T का मीनिंग क्या है? ये का मीनिंग वो ये बेसिक लेवल पे है, बेसिक लेवल पे हम इसको यूज करने वाले हैं, तो ये टी से हम कंसिडर करेंगे। कैपेसिटी जब हम यूज होगा तब सी से कंसिडर कर होता है, ये सी से होता है। देन नेक्स्ट आर से जब यूज है तो उसका अलग अलग एक वर्जन है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ कल के लेक्चर में। टी से मतलब क्या है, सी से मतलब क्या है, आर से मतलब क्या है, वो आगे बताने वाला हूँ मैं। आकांक्षा जो भी पेंडिंग ओके सर, ओके। आकांक्षा जो भी पेंडिंग सबको ऐड करना प्लीज एक बार। ओके।
हाँ, ये टी का मीनिंग क्या है मैं आपको कल के लेक्चर में बताने वाला हूँ कि मतलब क्योंकि हमारे इंस्टेंस में टी से स्टार्ट होते हैं, आर से स्टार्ट होते हैं और सी से स्टार्ट होते हैं, ऐसे इंस्टेंस पर वो क्या है मैं ओके सर। ठीक है। अभी बेनिफिट क्या है अमेजॉन S2 के, हम मूव ऑन करते हैं आगे। बेनिफिट क्या है कि इलास्टिक वेब स्केल कंप्यूटिंग दैट इज स्केलेबल, ये स्केलेबल है, आप कितने भी इंस्टेंस बना सकते हो। ऐसा कुछ AWS ने आपको ऐसा बताया नहीं है कि इतने ही इंस्टेंस आप करो करके। उन्होंने क्या बोला, 750 आवर्स यूज करना है आपको, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे बियॉन्ड आप गए तो आप उसको आपको कॉस्टिंग होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा वो। तो 750 आवर्स के आगे गए तो आप स्केले में मतलब कितने भी इंस्टेंस बना सकते हैं। जैसे कि आपने ऑटो स्केलिंग, ये आप सोचो मत कि ऑटो स्केलिंग क्या होता है, ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ऑटो स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है और नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑटोमेटिक डिक्रीमेंट होता है। तो वहां पे ऐसा कुछ एडवांस बोल नहीं रहा है कि आप इतने इंस्टेंस क्रिएट मत करो, तो उसको बोलते हैं स्केलेबल, कितने भी आप लोग को इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हो। कंप्लीट बाय कंट्रोल, कंप्लीटली कंट्रोल बाय यूजर के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है इसका, कितने इंस्टेंस बनाना है, किसको स्टॉप करना है, किसको स्टार्ट करना है, किसको रनिंग में रखना है। कैन बी इजीली यूज इन क्लाउड होस्टिंग, ये इसके थ्रू हम लोग क्लाउड होस्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब एक वेब पेज होस्ट कर सकते हो, वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं हम लोग। कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद अदर AWS सर्विसेज, ये यूसेज में हम लोग बाकी सर्विसेज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अदर बेनिफिट सच एज रिलायबल, सिक्योर, इनएक्सपेंसिव, इजी टू स्टार्ट, इसमें कुछ इतना स्टार्ट करने जैसा कुछ है नहीं, जस्ट सिलेक्ट करो, सिलेक्ट नेक्स्ट दैट्स इट, लॉन्च, ये आपका हो गया इंस्टेंस रेडी। विदिन अ 2 मिनट्स, विदिन अ 2 मिनट्स आप लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो ऐसे। तो ये सिक्योर भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट में क्रिएट किया और वो सिक्योर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इनएक्सपेंसिव मतलब ज्यादा कुछ कॉस्ट होगा ही नहीं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, तो इनएक्सपेंसिव का कुछ मीनिंग यहाँ पे आया ही नहीं। देयर इज अ फीचर्स ऑफ EC2। अभी फीचर्स क्या होते हैं कि वर्चुअल कंप्यूटिंग सर्विस, ऑब्वियसली वर्चुअल मशीन है तो ये वर्चुअल कंप्यूटिंग सर्विसेज हुआ, ये हुआ कि वर्चुअली वो सब कुछ कनेक्टेड पूरा वर्चुअली है। फिजिकली हम बोलेंगे नहीं कि जा ठीक है आज मैं जाके मैं देखता हूँ मेरा EC2 इंस्टेंस कैसे चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो वर्चुअली प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट क्लाउड होस्टिंग वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर कौन सकते सा? हैं? पिछली साइड वाला हाँ, नंबर 3, वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा? नंबर 3 कैन बी इजीली यूज्ड फॉर क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग, ये अभी होस्टिंग आपको नहीं समझेगा। होस्टिंग मतलब क्या, वेब पेजेस को डिप्लॉय करना, होस्ट करना। आपकी वेबसाइट आपने बनाई, आपको होस्ट करनी है। होस्ट करने मतलब कि वेबसाइट को इंटरनेट पे डालनी है। हम करते ना इंस्टाग्राम के पोस्ट, कैसे आप पोस्ट करते हो, तो वो होस्ट हो गया, मतलब आपका रील्स वो होस्ट हो गया, समझा। व्हाट्सएप में आपने आप पोस्ट करते हो कमेंट या फिर स्टेटस रख देते हो, तो आपने अपने स्टेटस को होस्ट कर दिया, ये होता है होस्टिंग। और आपने इंस्टाग्राम का रील को आपने पब्लिकली शेयर कर दिया, मतलब आपने होस्ट किया। तो होस्ट आपने कहाँ पे किया, वो क्लाउड पे होस्ट किए, इंटरनेट पे आपने होस्ट किए, तो उसको बोलते हैं होस्टिंग। नेक्स्ट वन, प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट आर अवेलेबल और एल्स वी आर क्रिएट ओन टेम्पलेट ऑल्सो। जैसे कि प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट भी अवेलेबल, जैसे कि T2.micro, T3.micro, C4.large, T3A.large, T3A.xlarge, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस अवेलेबल है। कौन से चूज करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि मुझे ये इंस्टेंस में कुछ थोड़ा चेंजेस चाहिए, या 30 GB वॉल्यूम मुझे इतना नहीं होगा, मुझे और चाहिए, और 20 GB मुझे उसमें ऐड करना है, तो इस टाइप के कस्टम इंस्टेंसेस भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं AMI। वो अभी ध्यान में मत रखो AMI क्या होता है, AMI बाद में टॉपिक आने वाले हैं तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी ध्यान में मत रखो। इतने ध्यान में रखो कि कस्टम इंस्टेंसेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स इट। देन नेक्स्ट वन, वेरियस कॉन्फ़िग ऑफ CPU। इसमें CPU के कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे होंगे, जैसे कि हायर लेवल CPU होगा, हाई स्पीड प्रोसेसर होगा, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगे। इररिस्पेक्टिव मेमोरी के कॉन्फ़िगरेशन भी होंगे एंड स्टोरेज के भी कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी। देन नेक्स्ट वन, सिक्योर लॉगिन यूजिंग की पेयर। अभी क्या होता है, EC2 इंस्टेंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक की पेयर यूज होता है। जैसे कि आपका लॉक होगा, आप
डोर को क्या करते हो, लॉक लगाते हो, ठीक है ना। लॉक कैसे ओपन होता है, की से ओपन होता है। तो की से लॉक ओपन होगा, मतलब वो क्या हो गया, की हो गया। तो वैसे ही इंस्टेंस को चलाने के लिए एक की लगता है, लेकिन वो सिंगल की से काम नहीं चलेगा, उसको पब्लिक की एंड प्राइवेट की दोनों की लगता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, की पेयर बोलते हैं। की पेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की। बोथ कीज आर रिक्वायर्ड while you launching the EC2 instance. EC2 इंस्टेंस को चलाने के लिए आपको की पेयर लगता है, और की पेयर मतलब क्या, बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की। उसके अलावा आपको अगर आपके पास अगर पब्लिक की ना हो, प्राइवेट की है, और प्राइवेट की और पब्लिक की नहीं है, तो आप लोग इंस्टेंस को यूज एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आपका है ये वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन में से आपको अभी यूजर को, यह हमारा लोकल है, यह हमारा लोकल मशीन है, यह आपका वर्चुअल मशीन है, इसको बोलते हैं वीएम। इसके थ्रू आपको अभी क्या करना है, एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए आपको लगेगा प्राइवेट की, पब्लिक की। ओके, जो आप लोकल मशीन पे की डाउनलोड करोगे उसको बोलते हैं प्राइवेट की, एंड वर्चुअल मशीन पे होता है पब्लिक की। वर्चुअल मशीन पे होता है पब्लिक, वर्चुअल मशीन पे होता है पब्लिक की, एंड आप डाउनलोड करते हो लोकल मशीन पे, वो होता है प्राइवेट की। ये आपको समझा, ये वर्चुअल मशीन में होता है पब्लिक की, एंड वर्चुअल मशीन में जब आप पासवर्ड के लिए एक की डाउनलोड करते हो उसको बोलते हैं प्राइवेट की। तो वो प्राइवेट की पे कहाँ पे डाउनलोड होता है, आपके लोकल मशीन पे डाउनलोड होता है प्राइवेट की। ये समझा आपको, ये यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। मेरे पास अभी कीज नहीं है अवेलेबल। जस्ट अ मिनट। ये कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूँ वैसे। सर वो ऐसे पासवर्ड जैसी रहती है क्या, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। अरे डॉट सेम फाइल है ना? यस, डॉट पेम फाइल। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। यस डॉट पेम फाइल्स जो आपकी प्राइवेट की होती है, जो डाउनलोड होती है डेस्कटॉप पे, वो प्राइवेट की डॉट पेम फाइल की होती है। ऐसे दिखती है प्राइवेट की, ये होती है प्राइवेट की। इसके थ्रू आप EC2 इंस्टेंस को क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, ये प्राइवेट की के थ्रू। समझे? तो इसीलिए EC2 इंस्टेंस आपको यूज करना है तो आपके पास दो की होना कंपलसरी है, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। उसके अलावा आप लोग EC2 इंस्टेंस को यूज नहीं कर सकते। अगर आप में से अगर इसमें से एक भी कोई प्राइवेट की मिस आउट हो गई तो आप EC2 इंस्टेंस को लॉग इन नहीं कर सकते। वो की चाहिए आपको। सर की सिक्योरिटी पर्पस के लिए दी हुई है क्या? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अभी देखिए ना, आप अगर किसी गांव में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो डोर को घर को लॉक करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर। करते हो ना। क्यों करते हो फिर? आप नहीं लॉक किया तो क्या होगा?
चोरी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, सामान ही जाएगा ना, और कुछ नहीं जाएगा। ऐसा है ना। लॉक क्यों करते हो? कोई घर में ना आ सके, अपने घर के जो भी डेटा है या फिर कुछ चीजें वो सिक्योरिटी से रह सके, इसलिए आप लॉक करते हो। आपको अगर वो अंदर जाना है या फिर आपके फैमिली मेंबर गेस्ट आ गए, उनको घर में जाना, लेकिन आप लोग घर पे नहीं हो, घर को लॉक है, तो विदाउट की वो एंटर कर सकते हैं घर में? नहीं कर सकते ना। हाँ सर। वैसे ही EC2 इंस्टेंस है। EC2 इंस्टेंस आपने बनाने के बाद इंस्टेंस को लॉगिन करने के लिए, इंस्टेंस को यूज करने के लिए की लगेगा। कोई अगर ऐसा की नहीं होता तो कोई भी आता फिर वो इंस्टेंस लॉगिन करता और आपका बिल बढ़ा लेता। फिर आप बोलते मेरा बिल कैसे बढ़ रहा है, मैंने तो यूज किया नहीं। इसीलिए वो की लगता है हमेशा, जब भी आप लोग यूज करते हैं तब लोग की लगता ही है। सर फिर की सेम रहती कि डिफरेंट डिफरेंट रहती हर एक के नहीं, लिए? आपके प्राइवेट मशीन पे जो की स्टोर होगा, प्राइवेट मशीन पे वो की तो सेम ही होगा। देन नेक्स्ट वन, सर इन शॉर्ट मध्ये आपण पासवर्ड वगैरे सेट करतो ना सर, त्या प्रकारे जर पासवर्ड मिस आउट झाला आपला पहिला की, तर सेकंड कीला आपण अप्रोच करू शकत नाही करेक्ट सर त्या करेक्ट ऍप वरती वगैरे. सेम वैसा ही वैसा ही। ठीक. नेक्स्ट फीचर है सर वो यूजर टू यूजर चेंज रहता है ना की? क्या क्या? हर एक यूजर के लिए अलग अलग रहता है ना की? यूजर के लिए अलग है, लेकिन मैं खुद बैठा हूँ मेरे लैपटॉप पे और मुझे 10 इंस्टेंस बनाए तो 10 इंस्टेंस के लिए सेम ही की रहेगा। ओके सर। 10, लेकिन वो सारे इंस्टेंस एक ही रीजन में होने चाहिए। समझे क्या? आप 10 अगर इंस्टेंस क्रिएट किए, आप बोल रहे हो कि मैं 2 इंस्टेंस मैंने मुंबई में बनाए और 2 इंस्टेंस फनक्रूट पे बनाए और 2 इंस्टेंस ओहायो बनाए और 2 इंस्टेंस यूएस में बनाए, तो उन सबका की अलग अलग होगा। समझे क्या? कि रीजन स्पेसिफिक है, की रीजन के लिए काम करती हमें है। बनाने पड़ते हैं कि पेपर रीजन पे डिपेंड है क्या सर की का? रीजन पे डिपेंड है, रीजन पे डिपेंड है। रीजन पे डिपेंडेंट है। अगर आप मुंबई रीजन में आप लोग इंस्टेंस बना रहे हो तो उसकी की लगेगी। ओहायो की आप यूज नहीं कर सकते। यानी कुछ डाउट है इसमें? समझाइए। नो सर। ओके सर। ओके, यस सर। देन नेक्स्ट वन, ये मैकेनिकल EMTC वालों के लिए समझ रहे हैं ना? क्या नहीं, कुछ नहीं समझ आया? अगर कुछ वर्डिंग जो आपको नहीं समझ आए तो उसका आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, किसका मीनिंग क्या है। कभी कभी ऐसा होता है CPU का पता नहीं होता है, मेमोरी क्या होती है वो पता, ऐसा होता है। हम इसका कुछ ये नहीं, प्रोटोकॉल किसको पता है, किसी को पता नहीं होते, IP क्या होती है वो पता नहीं है, तो उसका मीनिंग आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, उसका ही खाली मीनिंग। वो कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या है, पोर्ट्स मतलब क्या, IP मतलब क्या, ये आप लोग नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। और बाकी भी कैंडिडेट को अगर लग रहा है कि स्टैटिक का मीनिंग पता नहीं है तो वो भी वो मीनिंग वर्ड पे गूगल पे सर्च कर सकते हो। ये गुड वे है एग्जाम का, गुड वे है स्टडी का। कोई भी सेंटेंस में से अगर 2-3 वर्ड हमको वो समझ में नहीं आ रहे तो उसका मीनिंग क्या होता है वो गूगल पे चेक करो, वही के आपका डाउट सॉल्व करो। इससे क्या होता है, ये आपका वहां पे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग सोचिए, मैकेनिकल जो EMC वाले हैं वहां पे ये इस तरह से आप लोग सोचिए। द नेक्स्ट वन, persistent volume आर अवेलेबल फॉर योर डेटा। मतलब क्या? persistent का मीनिंग क्या होता है, कीप लाइव, मतलब कहाँ पे भी जाओ आपका डेटा सेफ रहेगा। ठीक है, तो उसका देखते हैं हम लोग। persistent वॉल्यूम, अभी ये है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये मेरा एक फर्स्ट मशीन है, एक मेरा VM है और ये एक मेरा VM है, सेकंड VM। ये दो मेरे VM है, वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस है, और ये मेरा वॉल्यूम है, ये मेरा क्या है, वॉल्यूम है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये वॉल्यूम को मैंने ये मशीन के साथ कनेक्शन किया, ये वॉल्यूम को मैंने फर्स्ट वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद वो वर्चुअल मशीन के थ्रू मैंने वो वॉल्यूम में डेटा स्टोर कर लिया, फोल्डर क्रिएट कर लिए, कुछ फाइल क्रिएट किया, प्रोग्राम लिखे। ये सब कुछ डेटा को ये वॉल्यूम में स्टोर करने के बाद मैंने ये वॉल्यूम से, मशीन से इस वॉल्यूम को हटा दिया, मैंने ये मशीन से ये वॉल्यूम को हटा दिया और मशीन से वॉल्यूम
डिस्कनेक्ट होने के बाद भी वो वॉल्यूम में डेटा पूरा वैसे के वैसे स्टोर्ड है, वो डेटा डिलीट नहीं हुआ, डेटा वो डिलीट नहीं हुआ। और मैंने क्या किया, अब मेरा काम हो गया ये मशीन से, ये मशीन को मैंने हटा दिया, ये मशीन को टर्मिनेट कर लिया, और सेम ये वॉल्यूम मैंने ये मशीन को लगा लिया। मैंने क्या किया, सेम वॉल्यूम ये दूसरे मशीन को लगा लिया। तो ये मशीन में ये डेटा हमने एक्सेस कर सकते। तो सेकंड मशीन में हम लोग ये वॉल्यूम का डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम। इसका बेस्ट एग्जांपल है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप एक लैपटॉप को लगाओगे, वहां से फोटो उसमें पेन ड्राइव में स्टोर करेंगे, मूवी आप पेन ड्राइव में स्टोर करेंगे, वो पेन ड्राइव को लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करेंगे और दूसरे लैपटॉप पे जाओगे, वो डेटा वहां पे कॉपी करोगे और देख लोगे। तो पेन ड्राइव आपका हुआ परसिस्टेंट वॉल्यूम। ये समझा आपको? ये समझा? ये सर एक बार रिपीट कीजिए। एक बार रिपीट करूं, ठीक है? ये एक वॉल्यूम है मेरे पास, एक मशीन है और ये दूसरा मशीन है। मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम ये वॉल्यूम ये मशीन के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है? कनेक्शन करने के बाद वो मशीन के थ्रू वो वॉल्यूम में मैंने कुछ डेटा स्टोर कर लिया, फोटोज हो गया, मूवी हो गया, कुछ प्रोग्राम्स हो गए, वो सब कुछ मैंने स्टोर कर लिया। ये सब कुछ होने के बाद मैंने क्या किया, ये वॉल्यूम को मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया, निकाल दिया, क्योंकि मेरा काम हो गया। अभी उसके बाद मैंने क्या किया, ये वॉल्यूम को मैंने दूसरे मशीन के साथ कनेक्शन कर लिया। ये वॉल्यूम को मैंने क्या किया, दूसरे मशीन के साथ कनेक्शन कर लिया और ये डेटा को मैंने इससे एक्सेस किया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि अब ये वॉल्यूम मतलब पेन ड्राइव अपने फर्स्ट मशीन को लगाया, मूवी डाउनलोड कर लिया, वो मशीन में मूवी था, वो मूवी आपने वॉल्यूम में स्टोर कर लिया। अभी उसका काम हो गया, पेन ड्राइव आपने डिस्कनेक्ट कर लिया वो मशीन से, अभी वो पेन ड्राइव अपने दूसरे मशीन को लगाया और दूसरे मशीन में आप क्या कर रहे हो, ये वॉल्यूम में से वो जो मूवी था वो मूवी को देख रहे हो। अभी समझा आपको? ये यस सर। कंफ्यूजिंग है? परसिस्टेंट वॉल्यूम रिपीट कर देंगे। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्वेश्चन समझ गए सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। क्लियर है सर? पेनड्राइव आपको मीनिंग पता है? पेनड्राइव आप क्या करते हो पेनड्राइव में, बताइए? आपके फ्रेंड के घर पे एक मूवी है, लेटेस्ट न्यू मूवी है, वो आपको देखना है। आपने वो आप क्या करोगे, अरे पेनड्राइव देना, मेरे पेनड्राइव में मूवी दे दे। आप क्या बोलोगे, जाओगे फ्रेंड के घर पे, पेनड्राइव लगा के उसके लैपटॉप को, मूवी उसका लैपटॉप मूवी जो मूवी था वो आप पेनड्राइव में ले लोगे, पेनड्राइव निकाल दोगे, मतलब आपने डिस्कनेक्ट कर लिया पेनड्राइव। आप घर पे जाओगे, अपने पेनड्राइव में पेनड्राइव लगा के मूवी देखोगे। तो पेनड्राइव ये परसिस्टेंट हुआ ना, मतलब आप कभी भी कोई भी मशीन से डेटा ले सकते हो, डिस्कनेक्ट करने के बाद वो डेटा वो वॉल्यूम दूसरे मशीन के साथ कनेक्शन कर सकते हो। आप कैसे भी करो, कनेक्शन करो या ना करो, आपके वॉल्यूम में जो डेटा है वो हमेशा अलाइव रहेगा, हमेशा स्टोर रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ये मेरा मीनिंग है। सर इसको हम हार्ड डिस्क से भी कंपेयर कर सकते हैं क्या? पोर्टेबल हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क से भी कंपेयर कर सकते हैं ना? पोर्टेबल जो भी डिवाइसेस है उसको आप कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा आपको? ये हेलो सर, मेरा डाउट ये था कि मतलब ये जो 1 और 2 है ये सिंक में रहेंगे इन शॉर्ट? सिंक मतलब क्या? नहीं दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई दोनों ज्वाइनिंग में कैसे? डिफरेंट मशीन है ये आपका फ्रेंड का घर है और ये आपका घर है, अलग अलग है ना। अच्छा ठीक है। इन शॉर्ट इंस्टेंस को वो वॉल्यूम इंस्टेंस हो गए ना 1 और 2। पॉइंट कर सकते हैं। अभी तो पर्सनल वॉल्यूम होगा। मशीन का डेटा जो है वो वॉल्यूम में ले सकते हैं क्या? तो वही तो करना है मुझे, मशीन का डेटा वॉल्यूम में स्टोर करना है और वो वॉल्यूम किसी और के साथ किसी और मशीन में कनेक्ट करके वो डेटा को एक्सेस करना है। ओके सर। हेलो ठीक है। हाँ, सर, ये केस कहाँ पे यूज करते हैं? हाँ? ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि मैंने बोला अभी कि 30 GB आपको फ्री मिल रहा है, उतना काफी नहीं है, आपको और लगेगा 10 GB, तो आप वो वॉल्यूम लगा सकते हो। हाँ बट अगर मेरा VM1 है, कर सकते हो।
हाँ तो नहीं, आपने कैसे एग्जांपल दिया कि अगर VM1 से डिस्कनेक्ट किया, बट वो कौन से केस में हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे VM1 से? जैसे कि First अभी instance. आप कोई कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, डेटा आपको हमेशा दूसरे वॉल्यूम में भी लगता है या कभी भी लग सकता है, तो आप सेपरेट अलग से वॉल्यूम बनाइए, उसका स्टोरेज वहां पे कीजिए, वो डेटा जो पर्सनल डेटा है उसमें स्टोर कीजिए, और वो वॉल्यूम आप कहाँ पे भी कैसे भी उसको अटैच कर सकते हो ना, वो वॉल्यूम। अच्छा, और उसके लिए वो नेटवर्क से लेना जरूरी है क्या? बैकअप की तरह यूज कर सकते हैं क्या? बैकअप के लिए नहीं, बैकअप के लिए हमारे पास स्टोरेज S3 डेटाबेस है, तो उसमें ये बैकअप के लिए नहीं। आपके लिए डेटा हम जैसे कि अभी एक इंस्टेंस के लेकर दूसरे इंस्टेंस में डेटा जाने के लिए नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते हम लोग। जैसे कि मेरे पास 3 इंस्टेंस बनाए मैंने, मेरे पास जो एक इंस्टेंस में डेटा है वो डेटा मुझे इंस्टेंस 2 में लेके जाना है, तो आप वो ये वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं आप लोग। समझे क्या? मेरे पास 3 इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस का डेटा मुझे दूसरे इंस्टेंस में लेके जाना है, तो आप ये वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। तो इसमें से एडिशनल वॉल्यूम है ना, हमने अटैच किया हुआ है। एडिशनल हाँ। 30 जीबी आपके पास वैसे भी है इंस्टेंस के लिए, हर एक इंस्टेंस को 30 जीबी डेटा मिलता ही है, लेकिन वो वॉल्यूम हम निकाल नहीं सकते ना। इसका बैकअप भी रहेगा ओके क्या? सर, ओके सर। वो वॉल्यूम का बैकअप भी रहता है क्या? इंस्टेंस 1 के लिए 30 जीबी है, इंस्टेंस 2 के लिए 30 जीबी है, इंस्टेंस 3 के लिए भी 30 जीबी है, लेकिन ये डेटा हम लोग निकाल नहीं सकते, पोर्टेबल नहीं बना सकते उसको। अगर ये निकाल लिया तो इंस्टेंस आपका चला गया, फिर डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली। समझे क्या? हाँ समझ गया। इसलिए मैंने क्या किया, अलग से 10 जीबी और 5 जीबी का मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया, जो मैंने इसको भी कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट किया, बाद में इसको कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट किया, बाद में इसको कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट किया। और ये पर्सनल वॉल्यूम हम लोग डिस्कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। सर वॉल्यूम डेटा शेयर नहीं हो सकता मतलब, अगर सिर्फ इंस्टेंस से अगर हम लोग यूटिलाइज करते हैं मेमोरी। नहीं, विदाउट वॉल्यूम आप विदाउट पर्सनल वॉल्यूम डेटा शेयर नहीं कर सकते। बराबर, बट इसके लिए सर वो नेटवर्क में होना जरूरी है ना, मतलब हाँ? अगर नेटवर्क में रहेगा तो ही मतलब ये सारे VM और जो सेम रीजन में ना, सेम रीजन में काफी है उसके लिए, सेम रीजन में। तो आपका इंस्टेंस फ्रैंकफर्ट में है और आप वॉल्यूम इंडिया में क्रिएट कर रहे हो, तो वो शेयर नहीं हो सकता फिर। हाँ, बट मतलब उसका IP एक ही रेंज में होगा ऐसे ना? एक ही रेंज में नहीं, मतलब एक ही रीजन स्पेसिफिक है, ये भी रीजन स्पेसिफिक आपको यूज करना पड़ेगा। अच्छा ओके, मतलब बाद में हम लोग IP अलग अलग भी रहेगा, फिर भी हम लोग वो डेटा ट्रांसफर एक ही रीजन में रहेगा तो कर सकते हैं। एक ही रीजन में होगा तो कर सकते हैं। दूसरे रीजन में करने के लिए बट उसके लिए गेटवे एक ही लगेगा ना? यदि हम लैन में करते हैं, नेटवर्क में करते हैं, तो उसके लिए गेटवे एक ही लगेगा ना? नहीं, वो अभी तक हम हुआ नहीं, वो ध्यान में मत रखो। तो बाकी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे, गेटवे क्यों यूज किया, अभी गेटवे यूज, ऐसा मत सोचो। इतना ध्यान में रखो कि रीजन में जो है डेटा इंस्टेंसेस है, उसको हम लोग अटैच कर सकते हैं। अदर रीजन यूज करना है तो उसके लिए और दूसरा फैसिलिटी है, वो हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं। अभी रीजन में हम लोग डेटा को शिफ्ट कर रहे हैं, करना है तो वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं। यदि हम मतलब रीजन में ये कर रहे हैं, तो रीजन में तो कनेक्टेड है, बराबर है, तो हम सिर्फ पोर्टेबल डिस्क से ही उसको, मतलब यदि पेन ड्राइव बताया आपने, जैसे पोर्टेबल हार्ड डिस्क बताया, उससे ही डेटा मूव ऑन कर सकते हैं, नेटवर्क में नहीं कर सकते। पूरा आपको नेटवर्किंग में है ना, ये पूरा सिस्टम आपको नेटवर्किंग में है ना। तो नेटवर्किंग कुछ भी नहीं कर सकते, विदाउट नेटवर्क कुछ भी नहीं कर सकते। नेटवर्किंग नहीं रहेगा तो आप डेटा को एक्सेस कर सकते, इंटरनेट कैसे होगा फिर आपकी इंस्टेंस को? नेटवर्किंग पूरा चल रहा है, नेटवर्किंग में ही है पूरा। बट जैसे पहला मशीन है, उसको वो अलग IP असाइन हुआ है, सही है? हाँ। और दूसरा जो मशीन है उसको अलग IP असाइन हुआ है। क्लास सेम है, 10 डॉट की सीरीज है समझ लो, बट उसको वो डेटा फीच कैसा होगा, मतलब कनेक्ट कैसा होगा सर? नहीं, इसका इतना सोचो मत, ये IP का इसमें कुछ मैटर नहीं है, सिंक नहीं, IP का कुछ इसमें मैटर नहीं। डायरेक्टली आपको ग्राफिकल यूजर के थ्रू डेटा को अटैच करना है और डिस्कनेक्ट करना है, दैट्स इट। राइट क्लिक करके अटैच करो, राइट क्लिक करके डीअटैच करो, दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। उसमें जैसे हम ड्राइव पे अपलोड करते हैं सर, वैसा? यस, राइट क्लिक करना है। ये प्रैक्टिकल में हो जाएगा सारा, तो टेंशन मत लो। प्रैक्टिकल में हो जाएगा सब कुछ क्लियर, आप उसमें बीच में मत जाइए। राइट क्लिक करके अटैच करना, राइट क्लिक करके डीअटैच करना, दैट्स इट, इतना सिंपल है। ओके फाइन सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। हाँ,
सर ये जो हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम यूज करेंगे तो उसका हमें पे करना पड़ेगा ना, ये अलग से लेना पड़ेगा ना हमें? नहीं नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे ज्यादा आप अगर एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा आप लोगे तो आपको पे करना पड़ता है। जब सर 30 GB से ऊपर करेंगे तो ही छोड़ेंगे। हाँ, उसमें उसमें मेंशन क्या होता है, जब आप लोग परचेस करते हो ना वॉल्यूम, तो आपको वहाँ पे मेंशन होता है कि ये पेबल है, ये कॉस्टेबल है करके, तो आपको पता चलेगा। जो प्रैक्टिकल मैंने आपको समझा रहा है, अभी अभी इतना वो डिस्कस मत कीजिए आप, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट वन, मल्टीपल फिजिकल लोकेशन फॉर रिसोर्सेज। मल्टीपल लोकेशन, जैसे कि आपका ये ए, जोन बी, जोन सी, ये मल्टी लोकेशन के लिए आप लोग को रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। अभी आता है फायरवॉल। फायरवॉल दैट अनेबल यू टू स्पेसिफाई द पोर्ट, प्रोटोकॉल एंड आईपी। फायरवॉल आपका एनेबल होना चाहिए। आपका फायरवॉल एनेबल होगा नहीं तो सिक्योरिटी पर्पस ये तो आपका यूज नहीं होगा। अभी फायरवॉल, जैसे कि आपका ये मशीन है, ये फायरवॉल है और ये यूजर है, या फिर लोकल मशीन है। यूजर को एक्सेस करना है ये इंस्टेंस, पर फायरवॉल अगर एनेबल नहीं होगा तो एक्सेस नहीं कर सकते। फायरवॉल का मीनिंग क्या है? फायरवॉल का मीनिंग है अवॉइड अनवांटेड पैकेट्स। अवॉइड अनवांटेड पैकेट्स मतलब अनवांटेड पैकेट जो है उसको अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी क्या दिया कि मेरे इंस्टेंस को 80 पोर्ट नंबर वाले ही एक्सेस कर सकते, मेरे इंस्टेंस को 80 पोर्ट नंबर वाले एक्सेस कर सकते। तो यूजर में अगर 80 पोर्ट नंबर है तो ही वो एक्सेस करेगा, नहीं तो एक्सेस नहीं कर सकता। ये फायरवॉल का काम है, ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करना। ट्रैफिक को मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मतलब क्या? इनबाउंड रिक्वेस्ट, आउटबाउंड रिक्वेस्ट, मतलब इंस्टेंस से लेकर कस्टमर तक जा रहा है और कस्टमर से कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, ये फायरवॉल का काम है। पोर्ट नंबर क्या? जैसे कि बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट नंबर जिसके थ्रू हम लोग ट्रैफिक म्यूट योर माइक। प्लीज म्यूट योर माइक। जस्ट वेट, ट्रैफिक को हम लोग सेंड रिमूव कर सकते हो मुझे प्लीज गाइस? अजय सर प्लीज, अजय सर। हाँ हाँ, अरे रिमूव कर दो ना मुझे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या हुआ? हेलो, हाँ हाँ बोलिए, क्या हुआ? सर थोड़ा हैंग हो गया है लैपटॉप, तो एक मुझे रिमूव कर सकते हो? अच्छा, लैपटॉप हैंग हो गया, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करना है हमें फायरवॉल के थ्रू, मॉनिटरिंग करना है, स्पेसिफाई करना है। जैसे कि अभी एक EC2 ये इंस्टेंस ने एक ट्रैफिक सेंड किया, उसका क्राइटेरिया क्या है कि मैं खाली 80 नंबर के पोर्ट नंबर 80 पोर्ट वाले की ही एक्सेप्ट करूंगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, उसके अलावा नहीं। मतलब हम बोलते हैं ना कि मेरे सिलेक्टेड गेस्ट ही मेरे पास मेरे घर पे आ सकते हैं, बाकी सभी को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। वैसे इसका काम है फायरवॉल का, वो अनवांटेड पैकेट को क्या करता है, रोक देता है या फिर इग्नोर करता है। तो ऐसे बहुत सारे पोर्ट नंबर हमारे पास अवेलेबल है, 80 है, 8080 है। 8080 ये जो है वो सर्वर के लिए यूज है, आपको पता चलेगा नेक्स्ट में, टेंशन उसका मत लो अभी। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पोर्ट क्या है, कैसी वर्क होता है, ये सब कुछ पता चलेगा। अभी खाली याद ये ध्यान में रखो कि एक पोर्ट नंबर क्या है, रिक्वेस्ट करने के लिए 80 पोर्ट नंबर का ही रिक्वेस्ट ये इंस्टेंस वर्चुअल मशीन मेरा एक्सेप्ट करेगा फायरवॉल के थ्रू। अगर फायरवॉल नहीं होगा, फायरवॉल नहीं होगा तो कौन से भी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है या कौन से भी रिक्वेस्ट को सेंड कर सकता है। मतलब ये लिमिटेशन नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगा, कोई भी अगर उसका एक्सेस करेगा तो ये हैकिंग होगा, अटैकिंग होगा, ये सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए फायरवॉल को अलाउ एनेबल करना मैंडेटरी है। मतलब सर लोकल मशीन में जो भी पोर्ट नंबर रहेगा उसी को एक्सेस करेंगे? हाँ, लोकल मशीन के सिक्योरिटी में हम लोग मेंशन करेंगे, वो पहले से नहीं होगा। आपको मेंशन करना है कि आपको कौन सा ट्रैफिक चाहिए। जैसे कि 22 चाहिए मुझे पोर्ट नंबर, HTTP के मुझे ट्रैफिक चाहिए तो मुझे 80 पोर्ट नंबर देना होगा, TCP ट्रैफिक चाहिए तो ये देना होगा, डेटाबेस मुझे करना है तो 413 देना होगा। ऐसे मुझे वो हमें डिसाइड करना है आपको कौन सा ट्रैफिक चाहिए, समझे क्या? ओके। हम लोग जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद वहां पे सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग मेंशन करेंगे
AWS वाले पहले से मेंशन नहीं करेंगे, हमें मेंशन करना है कि मेरे ये इंस्टेंस के लिए कौन सा ट्रैफिक को मैं अलाउ करूंगा, और वही ट्रैफिक आपके इंस्टेंस के लिए एक्सेस होगा। अभी इसका मीनिंग क्या है कि समझो आपने HTTP प्रोटोकॉल आपने अलाउ किया ही नहीं, तो आप कोई भी वेब सर्वर पेजेस, HTML पेजेस आप पोस्ट नहीं कर सकते या फिर लॉन्च नहीं कर सकते। समझा अभी आपको? आपने आपके इंस्टेंस में अगर HTTP प्रोटोकॉल अलाउ किया ही नहीं, HTTP क्या ट्रैफिक आपने अलाउ किया ही नहीं, तो आप आपके इंस्टेंस के थ्रू कोई भी HTTP रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते, मतलब आप इमेजेस या फिर वेबसाइट लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ट्रैफिक को अलाउ किया ही नहीं। आपने अलाउ किया ही नहीं तो ट्रैफिक आएगा कैसे और जाएगा कैसे, है ना? इसीलिए जब हम लोग इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे, at the time of creation we will mention over here what traffic I want, which type of traffic I want, कैसे ट्रैफिक मुझे चाहिए वो मुझे अलाउ करना है। समझा आपको? यस सर। ये पोर्ट और पोर्ट नंबर का एक्सेल शीट मेरे पास है, वो मैं भेजता हूँ आपको आज पूरा। आज आप वो देख लो क्या क्या होता है, उससे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। हमें 3-4 पोर्ट लगते हैं, HTTP TCP लगता है, देन नेक्स्ट वन हमें SSH लगता है हम लोग को, और हमें लगता है डेटाबेस का लगता है, और हमें लगता है RDP का लगता है, RD डेटाबेस का ये लगता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। RDP का RDP डेटाबेस के लिए उसका पोर्ट नंबर है 3389। थोड़ा स्लो बताओ, मतलब राइट डाउन करने में थोड़ा आसान जाएगा। ओके। RDP डेटाबेस का पोर्ट नंबर है। जब आपको डेटाबेस यूज करना है आपके इंस्टेंस में, तो RDP ये आपको पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। तो RDP का पोर्ट नंबर है 3389। आपको अगर 3389 आपको HTML पेजेस डिस्प्ले करने, तो आपको इंस्टेंस में HTTP ये प्रोटोकॉल अनेबल करना होगा। HTTP उसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 होता है, बाय डिफॉल्ट 80 होता है। आप अगर EC2 को आपको लॉगिन करना है, उसमें एक्सेस करना है और रिक्वेस्ट भेजना है, सर्वर क्रिएट करना है, तो आपको SSH प्रोटोकॉल लगेगा। तो SSH का प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है 22। देन नेक्स्ट में TCP का प्रोटोकॉल है 80। दैट्स इट। आपको इतने प्रोटोकॉल, एक वन मोर लिख लीजिए, HTTPS का प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर है 443। ठीक है। अभी आप बोलोगे सर मुझे एक मिनट, आप बोलोगे सर मेरे अभी 15-20 पोर्ट है, उसके सारे पोर्ट नंबर मुझे याद नहीं रहेंगे। तो टेंशन मत लो, जब आप लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हो तब उसमें ट्रैफिक को आप अलाउ करते हो, आप लोगों ने वहां पे अगर HTTP सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली वहां पे पोर्ट नंबर आ जाता है, ऑटोमेटिकली वहां पे पोर्ट नंबर आ जाता है, आपको पर्सनली एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इंटरव्यू बेस्ड में आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू ने पूछा कि बताइए RDP का पोर्ट नंबर क्या है, 3389, ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। ये 4 to 5 पोर्ट नंबर ही आपको हमें पता होना चाहिए, इसका ही हमें यूज करना है, बाकी को कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बाकी के पोर्ट नंबर होते। हेलो सर, EC2 का क्या बताया था आपने? EC2 क्या? EC2 को क्या? SSH सर नंबर, सर पोर्ट नंबर SSH का 22। मैं रिपीट करता हूँ, HTTP का पोर्ट नंबर 80, TCP का पोर्ट नंबर 80, HTTPS का पोर्ट नंबर 443, SSH का पोर्ट नंबर 22 एंड RDP का पोर्ट नंबर 3389। वैसे बहुत सारे पोर्ट नंबर्स हैं, वैसे कि फर्स्ट मेरा है POP प्रोटोकॉल है, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो यूज करने के लिए आपको 1110 लगेगा। ये आपको यूज नहीं है, मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको यूज करना है तो आपको वो 2021 आपको यूज करना पड़ेगा। HTTP पर मतलब क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको यूज करना है। HTML पेजेस होगा या फिर कुछ HTML रिक्वेस्ट आपको देना है वेब ब्राउजर को, तो आपको 80 पोर्ट नंबर ओपन करना पड़ेगा। सिक्योर शेयर मतलब क्या? SSH को बोलते हैं। ये
नोट डाउन मत कीजिए, डॉक्यूमेंट आपको भेजूंगा, एक्सेल शीट है मेरे पास, वो आपको मैं भेजता हूँ मैं। सिक्योर शेल SSH के लिए 22 आपको यूज करना है। जब आप लोग इंस्टेंस को यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे इन नेटवर्किंग में, तो आपको SSH प्रोटोकॉल लगता है। तो ऐसे प्रोटोकॉल आपको है, हमें यूज करने हैं। समझा आपको ये? सर 8080 मतलब कौन सा है? ये सर्वर के लिए होता है, टॉमकैट सर्वर है ना, अपाचे सर्वर, उसके लिए 8080 यूज करते हैं। बाकी के भी तो सर सर्वर के ही है ना, मतलब कौन से किसको इनेबल करना है, किसको डिसेबल करना है, हाँ, डिपेंड करता है आपको कौन सा ट्रैफिक चाहिए उसके लिए। ओके सर ये डिप्लॉयमेंट में लगता है क्या हमें? डिप्लॉयमेंट नहीं, आप तो अभी हम लोग डिप्लॉयमेंट कहाँ से पहुंचे? अभी हमने मशीन ही क्रिएट नहीं किया अब तक हमने। अच्छा मशीन क्रिएट होगा उसके बाद पूरा आगे बहुत डिफरेंट बहुत आगे। Hello, हाँ, sir, your voice is not coming. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, कहाँ पे नेटवर्क इशू होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक आईपी एड्रेस अवेलेबल। स्टैटिक आईपी मतलब क्या? स्टैटिक मतलब क्या? फिक्स, वो कभी चेंज नहीं होगा। डायनामिक मतलब क्या? वेरिएबल, वो कभी कभी भी चेंज हो सकता है। स्टैटिक आईपी मतलब क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। किसके लिए सेट ऑफ रूल्स है ये? डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक मिनट। अब ये मेरा प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल मुझे यूज करना है। मुझे प्रोटोकॉल की यूज करना है डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए। डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए मुझे प्रोटोकॉल यूज करना है। प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या है? इट इज द सेट ऑफ रूल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। आई एम रिपीट वंस अगेन, प्रोटोकॉल इज नथिंग बट एज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। ट्रांसमिटिंग द डेटा, इसके एग्जांपल है जैसे कि हमने देखे अभी, HTTP प्रोटोकॉल है, HTTPS प्रोटोकॉल है, TCP प्रोटोकॉल है, SSH प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल उसके पोर्ट नंबर है, ठीक है। तो स्टैटिक आईपी मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो आईपी एड्रेस है, जैसे कि एक घर का एड्रेस होता है, वैसे इंस्टेंस का एड्रेस होता है। जैसे कि घर का एड्रेस है 102 दिस वन, देन नेक्स्ट वन फ्लैट नंबर, ये एड्रेस हुआ पर्टिकुलर होम का। वैसे ही EC2 का एक नेटवर्किंग एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस अगर बार बार चेंज होते जाएगा तो हम लोग बाकी डिप्लॉयमेंट टूल में हम लोग उसको अपडेट नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? फिक्स आईपी रखना पड़ेगा। तो स्टैटिक आईपी EC2 इंस्टेंस ये प्रोवाइड करता है। अगर हमने पब्लिक आईपी यूज किया, नॉर्मली पब्लिक आईपी जो रहेगा बाय डिफॉल्ट, जो आईपी रहेगा वो हमने यूज किया, तो जब हम लोग इंस्टेंस को स्टॉप करेंगे तो और फिर से स्टार्ट करेंगे तो पब्लिक आईपी आपका चेंज हो जाएगा। फिर से आप इंस्टेंस को स्टॉप करोगे और दूसरे दिन आप अगर इंस्टेंस को आपने स्टार्ट किया तो आपका पब्लिक आईपी चेंज होगा। तो जहां जहां पे आपने पब्लिक आईपी मेंशन किया तो वो सब पे जाके आपको पब्लिक आईपी को चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ आप लोग पब्लिक आईपी की जगह स्टैटिक आईपी आपने यूज किया, मतलब इलेक्ट्रिक आईपी आपने यूज किया, तो इलेक्ट्रिक आईपी आप लोग इंस्टेंस को स्टॉप करो या स्टार्ट करो, वो आईपी चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक आईपी आपका चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक आईपी पर अकाउंट 3 इलेक्ट्रिक आईपी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक अकाउंट में आपका समझो एक अकाउंट AWS पे है, तो वो अकाउंट में हम लोग 3 ही इलेक्ट्रिक आईपी क्रिएट कर सकते हैं। आपने अगर इलेक्ट्रिक आईपी क्रिएट किया और वो आईपी आपने यूज नहीं किया तो आपको चार्ज होता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक आईपी फ्री है, इलेक्ट्रिक आईपी वैसे फ्री है। आपने क्रिएट किए 3, लेकिन 3 इलेक्ट्रिक आईपी में से आपने 2 ही इलेक्ट्रिक आईपी इंस्टेंस को लगा दिए, 2 अलग अलग। एक बार एक ही इलेक्ट्रिक आईपी हम लोग एक ही इंस्टेंस को लगा सकते हैं। एक बार एक ही इलेक्ट्रिक आईपी हम लोग सिंगल इंस्टेंस को ही लगा सकते हैं, लेकिन उससे डिस्कनेक्ट करने के बाद वो सेम आईपी हम लोग दूसरे इंस्टेंस को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट ए टाइम वो सिंगल इंस्टेंस को ही हैंडल करेगा। और एक अकाउंट को 3 इलेक्ट्रिक आईपी अलाउ है जनरेट करने के लिए।
और तीनों आपने अगर यूज नहीं किए तो चार्ज है, लेकिन तीनों आपने अगर कहाँ पे यूज किए हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट का काम करेंगे। ये समझा आपको ये? यस सर। ओके। द नेक्स्ट वन है आइसोलेट वर्चुअल नेटवर्क पॉसिबल, मतलब ये आइसोलेशन में हम लोग कर सकते हैं by, जैसे कि वीपीसी हो गया। वीपीसी क्या होता है ये सब बाद में होगा, अभी ध्यान में मत दो। वीपीसी मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इतना ध्यान में रखो। अभी बाय डिफॉल्ट जो अमेजोन का वीपीसी है वो हम लोग अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, वो सबके लिए पब्लिक नेटवर्क हो गया वो। लेकिन मुझे पब्लिक नेटवर्क नहीं चाहिए, मुझे खुद का पर्सनल नेटवर्क चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, खुद का वीपीसी क्रिएट करेंगे और उसमें इंस्टेंस को डाल देंगे। तो ये वर्चुअल आइसोलेट हो गया। तो उसको बोलते हैं आइसोलेट वर्चुअल नेटवर्क पॉसिबल इन दिस इंस्टेंसेस। समझा आपको ये सब कुछ आगे प्रैक्टिस होने वाला है। आप डीप में उसका टेंशन मत लीजिए। हैंग हो रहा है तो उसका टेंशन कुछ मत लीजिए। जो मैं क्या बता रहा हूँ, आइसोलेट वर्चुअल नेटवर्क पॉसिबल मतलब पॉसिबल। सेपरेटली हम लोग वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स इट। इतने याद में रखिए। वो वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है, उसमें कैसे करते हैं, ऐसा कुछ मत देखिए। ये सब कुछ हम बाद में लेने वाले हैं, ठीक है? समझा ये? यस सर। कुछ ऊपर से क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया सर। सबको आ गया क्या? यस सर। सर जो आपने कोड बताए थे ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। प्रैक्टिकल में सर जो आपने कोड बताए थे ना, तो उस वक्त सर मैकेनिकल स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स दीजिए मुझे। कौन है मैकेनिकल स्टूडेंट्स? हाँ सर मैं हूँ। यस सर। आयो सर। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैकेनिकल स्टूडेंट्स ही आगे जाके इसमें बहुत टफ, उनका कमांड बहुत अच्छा बैठता है यहाँ पे। ये आ रहा है सर समझ में सब। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। क्या पता है क्या, एक प्रॉब्लम क्या है कि मैकेनिकल वाला वो लोग बोलते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है तो हमें स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। तो वो लोग पूरा फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं। और जो कंप्यूटर वाले हैं उनको सब पता होता है, तो वो लोग बोलते हैं, तो वो लोग कुछ भी उसका मीनिंग निकालते, ये इसमें अटैच होगा, ये उसमें अटैच होगा, ये ऐसा करेगा, मतलब ज्यादा जो चल रहा है वो देखते नहीं। इसलिए वो उनसे कंपेयर में देखेंगे तो मैकेनिक वाले सबसे आगे है, मतलब जिनको पता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ ज्यादा सर्च मत करो। मैं जब तक बोलूंगा ना तब तक कुछ भी सर्च मत करो। जितना चल रहा है उतना ही ध्यान दो, उसका ही पढ़ाई करो, उसका ही प्रिपेयर करो, उतना काफी है। आगे प्रैक्टिकल के लिए बहुत आने वाला है आपको। अभी थोड़ा रिलैक्स है तो आप लोग अभी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए, इसके ऊपर बाकी चर्चा मत कीजिए। ऐसा सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था सर। हाँ बोलिए। सर मी तुम्ही ज्यावेळेस लिंक टाकली ना त्यावेळेस जॉईन केलेलं, पण इंटरनेट कनेक्शन मुळे सर लेफ्ट झालं। तुम्ही खूप उशिरा जॉईन केलं तर आम्हाला सर आमचं लेक्चर जातात, घरचे पण बोलतात ना मग सर आम्हाला। तसं नका करू ना सर। ओके सर आम्ही दिवसभर वाट बघत होतो सर 8 वाजताच्या लेक्चरला, पण सर आम्ही जेव्हा कधी जॉईन केलं तेव्हा माईक मध्ये आवाजच नाही येत होता सर. तर मग आम्ही लेफ्ट केलं आणि डबल जॉईन केलं सर, तेव्हा आमची रिक्वेस्ट नाही होत. परत जॉईन व्हायला पाहिजे, काय प्रॉब्लेम येत नाही, पण एकदा जॉईन केल्यानंतर वहाँ पे आवाज येत नाही कधी कधी, आवाज पण येत नाही कधी कधी होत. ऑटो जॉइन होतं. सर नॉन आयटी असल्यामुळे सर आम्हाला काहीच कळलं नाही मग नंतर जे शिकवलेलं ते। सेम आयडी आहे तुमचं, सेम आयडीने जॉईन केलं तुम्ही परत लेक्चर? येस त्याच आयडीने जॉईन केलेलं। सर सेम आईडी की बात हो रहा है बट थोड़ा टाइम लगता है। मेरा भी सेम इशू है, मैं थोड़ा वेट किया तो मैं रिजॉइन हो गया। ओके ओके। अजून एक काय माहिती अभी बारिश का मौसम है ना, इसलिए इसकी वजह से ना नेटवर्किंग में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ टेंशन मत लो, इतना कुछ मैंने किया नहीं। आप रीड आउट कीजिए स्लाइड, नहीं हुआ तो हम लोग एक जुमले से प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे, उसमें आपको बता दूंगा, उसका वो टेंशन मत लो, ठीक है? आणि काय माहिती का सर, सर हाँ तुम्ही सांगताय ना, आता समजा व्हॉल्यूमचं सांगत होतात, पेन ड्राईव्हचं मग एक्झाम्पल होतं नाही का, आमचं नॉन आयटी आहे, तर आम्ही ते समजून घेऊ शकतोय नाही का सर. पेन ड्राईव्ह सांगताय तर बाकीचे जे आहेत समजा हाईटचे जे दुसरंच काहीतरी काढताय, तर रिक्वेस्ट आहे की तसं काही काढून नाही त्यांनी नाही का. हाँ बरोबर है सर, बरोबर। कारण कसं होतं मग आम्ही तो विचार करतो हा काय म्हणतो नवीनच काहीतरी सांगतो. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाकी
उसको की कसं प्लीज आहे, आप लोग ऐका ना जो चल रहा है ना उसके ऊपर ही क्वेश्चन आमचं कसं आहे, आम्ही तुम्ही पेन ड्राईव्ह म्हटलात ना तर आम्ही ते कव्हर करून घेतो नाही का, पेन ड्राईव्ह सारखं काही वस्तू असते नाही, काहीतरी असेल ते समजण्याचा प्रयत्न करतो. पण हे काहीतरी म्हणतात आयपी असते का सर, इथं राहत आहे का, उधर राहत आहे का, हे राहत आहे का, त्याच्यानं कसं थोडंसं डिस्टर्ब होते आमचं नॉन आयटीचं बरं का. माझं बरोबर आहे सर, आपण ऐसे टाइम बरोबर पे आहे आप सर. लोग को ध्यान में मत दीजिए, मैं बोलूंगा Yes, sir, right. ध्यान दीजिए आप लोग, उनका क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप उसके पर ध्यान मत दीजिए फिर ये क्या होता है वो क्या बोल, आप उस पर ध्यान मत दीजिए. आपका जो चल रहा है ना वो करेक्ट है, टाइम परफेक्ट चल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप लोग नहीं जाइए. नहीं, वो लोगों के लिए इजी होगा सर, नहीं क्या हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सब वर्ड्स वगैरह, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हो रहा है. नॉन टेक्निकल लोग उनका एकदम कमांड आ जाता है फिर बाद में अच्छे से वो लोग अभी जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैंने अभी 2 दिन पहले कल मैंने 2 लोगों का इंटरव्यू लिया, तो वो इंटरव्यू में नॉन आईटी बीकॉम वाला आदमी था जिसका परफेक्ट नॉलेज उसका एकदम स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज उसका है, बीकॉम वाला आदमी, ऐसा कुछ नहीं है. और मैंने उनको लिया भी बीकॉम वाला आदमी को, ऐसा सोचा नहीं कि वो बी इलेक्ट्रिकल है